Assalamu alaikum, student. In today's lecture, we will discuss about agrochemicals. And person can today's lecture we will discuss about how many and different types of agrochemicals are actually, and how the farmer, any person, can use in different farms. Agrochemicals are that I already talked about. These are the chemicals that are used in agriculture production. ठीक है, एग्रोकेमिकल्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं, और इसका पर्पस ये होता है कि हम या तो क्रॉप को पेस्ट से बचाने के लिए करते हैं, यानी कि अगर किसी क्रॉप पे किसी पेस्ट का आउटब्रेक ज्यादा हो जाता है तो उस पेस्ट को खत्म करने के लिए हम डिफरेंट केमिकल्स का स्प्रे करते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप अपने क्रॉप की यील्ड को इनहेंस करना चाहते हैं तो फिर भी हम एग्रोकेमिकल का स्प्रे करते हैं। व्हाट इज एग्रोकेमिकल पोल्यूशन? एग्रोकेमिकल पोल्यूशन का मतलब क्या है? ऑल्दो एग्रोकेमिकल्स जो हैं वो बेनिफिशियल हैं, मतलब कि आप उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। लेट्स से कि अगर आप कह रहे हैं कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस करने के लिए यूज कर रहे हैं या फिर पेस्ट को खत्म करने के लिए यूज कर रहे हैं, इट्स फाइन। बट अगर आप इसको ओवर यूज करेंगे तो वो आपकी सॉइल के लिए, आपके फार्म के लिए, आपकी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होने की बजाय वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो एक्सेस में हो जाएगा, कोई भी केमिकल, कोई भी फर्टिलाइजर, कोई भी पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, फंगिसाइड है, तो वो पोल्यूशन कॉज करेगा और उस पोल्यूशन को हम एग्रोकेमिकल पोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उसने बात की है कि न्यूट्रिएंट्स जो कि हम सप्लाई करते हैं नेचुरल, या तो नेचुरली उस सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, बट अगर किसी भी रीजन की वजह से वो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर खत्म हो जाते हैं तो फिर हम केमिकल फर्टिलाइजर उसको देते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा से रिफ्रेश किया जा सके और वहां पे क्रॉप को ग्रो करवाया जा सके। बट द एक्सेस यूज ऑफ वेरियस फर्टिलाइजर मे पोल्यूट फूड क्रॉप एंड ग्राउंड वाटर एज वेल, और इसको हम कहेंगे एग्रो पोल्यूशन। एग्रोकेमिकल्स डिफरेंट टाइप के हैं। पहला है क्रॉप प्रोटेक्टर और दूसरा है सॉइल सप्लीमेंट। ठीक है, अब क्रॉप प्रोटेक्टर के अंदर डिफरेंट एग्रोकेमिकल्स का यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज अ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, एल्गिसाइड एंड निमेटिसाइड्स। ठीक है, और सप्लीमेंट्स में क्या आ जाएगा? फर्टिलाइजर्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, ग्रोथ एजेंट्स हैं, लाइमिंग करते हैं, और सम टाइम एसिडिफाइंग एजेंट भी जो है हम सॉइल के अंदर यूज करते हैं ताकि सॉइल को सप्लीमेंट मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। Then there are, let's say, एग्रोकेमिकल्स जो कि क्रॉप प्रोटेक्टर हैं, उसमें सबसे पहले हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स हैं। पेस्टिसाइड ऐसे केमिकल्स हैं या ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि किसी भी प्लांट के पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए हम यूज करते हैं। और अल्टीमेटली ये पेस्टिसाइड आपका जो प्लांट है, जो कल्टिवेटेड प्लांट है, उसके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, और इवन के जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी ये नुकसानदेह हो सकता है। इंसेक्टिसाइड्स जो है, हम अगर किसी भी इंसेक्ट ने आपकी क्रॉप के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया है, ठीक है, और इंसेक्ट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, एंड यू वांट टू कंट्रोल दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट पॉपुलेशन, तो फिर हम इंसेक्टिसाइड्स को यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड्स एक्चुअली ओविसाइड्स भी हो सकते हैं जो कि इंसेक्ट के किल को, सॉरी, इंसेक्ट के एग को किल करते हैं, या फिर लार्विसाइड्स भी हो सकते हैं जो कि इंसेक्ट के लार्वा को किल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनोक्लोराइंस हम यूज करते हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट हम यूज करते हैं, कार्बामेट्स को यूज किया जाता है, पायरीथायरॉइड्स को यूज किया जाता है एज अ इंसेक्टिसाइड्स टू किल द इंसेक्ट्स विच आर प्रेजेंट इन योर फार्म एंड विच डिस्ट्रॉय योर क्रॉप एज वेल। देन हर्बिसाइड्स क्या है? हर्बिसाइड्स एक्चुअली हम जो वीड्स और हर्ब्स हैं उनके ऊपर जो अटैक करते हैं उनको किल और कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। और ग्राम ऑक्सोन यूज करते हैं, और ग्लाइफोसेट, दोनों केमिकल्स हैं जो कि हम एज अ हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, और ये भी एग्रोकेमिकल की कैटेगरी में ही फॉलो करता है। एल्गीसाइड्स एल्गी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि when the algae in the farm, in a particular farm, or in a water will be excess, it will cause a eutrophication, it will cause algal bloom, which will be harmful for the soil and for the water as well. So we need to control that algae population as well, and the chemical that we
will use to inhibit, to diminish the growth of that algae is the algicides. ओके, एग्रोकेमिकल्स जो कि सॉइल सप्लीमेंट्स में है, उसमें है फर्टिलाइजर। ये केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हम प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए एक्चुअली यूज करते हैं। और इसकी दो कैटेगरीज हैं, पहला है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में नेचुरली एग्जिस्टिंग सब्सटेंसेस आते हैं जो कि हम नेचुरल प्रोसेसेस से प्रिपेयर करते हैं। और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को सिंथेटिक फर्टिलाइजर भी कहते हैं, जो कि लेबोरेटरी के अंदर हम इसको मैन्युफैक्चर करते हैं by using different chemical processes like natural deposits which are actually altered chemically. तो ऐसे केमिकल्स, ऐसे फर्टिलाइजर्स जो कि हम खुद लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज करते हैं और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, इधर इट कुड बी टू इनहेंस द क्रॉप यील्ड और इट कुड बी टू कंट्रोल द पेस्ट पॉपुलेशन। तो इन फर्टिलाइजर्स को हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहेंगे। इसके बाद हॉर्मोन्स या ग्रोथ एजेंट्स हैं, ये एंडोजनस होते हैं, ठीक है। ग्रोथ एजेंट है, ये हार्मोन है, दे आर एंडोजनस एंड दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट, ठीक है। एंडोजनस का मतलब होता है जो कि प्लांट की बॉडी के अंदर खुद ब खुद सिंथेसाइज हो रहे हैं, ठीक है। बट अगर ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू सम न्यूट्रिशनल लेक, ठीक है, यानी कि अगर आप उसको न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई हॉर्मोन्स उसमें डेफिशिएंट है, या उसकी प्लांट के अंदर, प्लांट जिस सॉइल के अंदर है उसको इतने एफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है कि ये अपने ग्रोथ रेगुलेटर्स को खुद सिंथेसाइज कर सके, तो ये रेगुलेटर्स भी आप बाहर से इंट्रोड्यूस करते हैं उसकी बॉडी में, ताकि प्लांट जो नेचुरली अगर उसकी बॉडी में ये ग्रोथ हार्मोन्स होंगे तो वो तब जो फंक्शंस करेगा, और अगर आप आर्टिफिशियली उसके बॉडी में ये इंजेक्ट करेंगे तब फंक्शन करेगा। तो दोनों इक्वल फंक्शंस होने चाहिए। तो फंक्शन को इनहेंस करने के लिए आप सम टाइम हॉर्मोन्स को प्लांट की बॉडी में इंजेक्ट भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइमिंग एंड एसिडिफाइंग एजेंट्स, सॉइल समटाइम्स may be too acidic or too alkaline for proper growth of crop, ठीक है। इन दिस केसेस लाइमिंग और एसिडिफाइंग प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। लाइमिंग हम तब करते हैं अगर एग्जिस्टिंग सॉइल की पीएच बहुत ज्यादा कम है, यानी कि बहुत एसिडिक है, तो लाइम जो है उसको बेसिक करने में और एल्कलाइन करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सॉरी सॉरी लाइम जो है वो पीएच को एसिडिक करने में हेल्प करता है, यानी कि पीएच को लो करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, वो सब किल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप एक्सेस में लाइम को यूज करेंगे तो उसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक, calcite on the form of powdered limestone is added primarily, whereas more alkaline soil sulfur compounds are added to neutralize, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा हो जाएगी तो फिर हम सल्फर कंपाउंड्स को ऐड करेंगे ताकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। अब कुछ एग्रोकेमिकल्स हैं जो कि हम यूज करेंगे तो आपकी सॉइल के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया किल हो सकते हैं, ठीक है। नाइट्रेट का लेवल इंक्रीज हो सकता है, सॉइल की पीएच चेंज हो सकती है, यानी कि वो या तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो सकती है, बहुत ज्यादा बेसिक हो सकती है। रेजिडुअल इफेक्ट हो सकता है, सॉइल के अंदर जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कुड किल, टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं, और सॉइल की क्वालिटी और सॉइल की फर्टिलिटी को खत्म किया जा सकता है, डिमिनिश हो सकती है। वाटर के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, वाटर विल बी बिकम अनफिट for consumption and it will promote the growth of algae and it means it will cause eutrophication, ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि अगर वाटर की सरफेस के ऊपर, वाटर की लेयर के ऊपर बहुत ज्यादा एल्गा ग्रो कर जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो भी सन रेडिएशन है और ऑक्सीजन है वो सिर्फ एल्गा ही कंज्यूम करते हैं, और उसकी वजह से जो नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स हैं they are affected most and they will kill either or they will move on the other side as well। इक्वेटिक एनिमल्स भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन की वजह से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूट्रोफिकेशन का लेवल जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उसकी वजह से इक्वेटिक लाइफ इफेक्ट होगी, क्योंकि जो रेडिएशंस हैं और ऑक्सीजन है वो सिर्फ ऊपर वाली लाइफ ही कंज्यूम करेगी, और जो नीचे लाइफ है वाटर के वो या तो किल हो जाएगी या फिर वो पानी किसी और जगह पे मूव कर जाएगी। एयर के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि रेसिड्यू और पार्टिकल्स इन केमिकल्स के वो एयर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। पेस्टिसाइड्स जो है, ड्रिफ्ट हैपेंस व्हेन एयर कैरीज एग्रोकेमिकल पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। मोर amount of spray evaporation may happen due to low relative humidity and high, also affect the surrounding water and affect the health of that particular organism due to inhalation. It also affect the human health.
क्योंकि ये बहुत ज्यादा अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ह्यूमन स्प्रे कर रहा है किसी भी फर्टिलाइजर का, उसकी स्किन प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, आई इरिटेशन कॉज कर सकता है, सम टाइम नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है, इट ऑल्सो कॉज अ प्रॉब्लम विच इज अ रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम, एंड इट ऑल्सो कॉज नर्व डैमेज, इनफर्टिलिटी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी एज वेल। तो एग्रोकेमिकल्स बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, और ये सॉइल को, आपकी ईयर को, वाटर को, इवन कि ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर सकता है। सो हमें एग्रोकेमिकल्स यूज करने चाहिए बट विद इन अ सर्टेन लिमिट। ठीक है, आपने ओवर यूज नहीं करना है, एक्सेस में यूज नहीं करना, ठीक है। और बजाय इसके कि हम एग्रोकेमिकल्स को यूज करें, वी शुड मूव टूवर्ड्स द, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसको इसलिए यूज कर रहे हैं कि हम पेस्ट को किल करें, तो हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड को यूज करना चाहिए या फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मेथड को यूज करना चाहिए, ताकि हम इन केमिकल को कम से कम यूज करें, ताकि ये केमिकल्स हमारी इन्वायरमेंट को, हमारे ह्यूमंस को, हमारी सॉइल को, हमारी एयर को, वाटर को कम से कम डिस्ट्रॉय करें। ठीक है, तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज को यूज करना चाहिए, और अगर हम इन केमिकल्स पे रिलाई कर ही रहे हैं तो इनको हम कम यूज करें, ताकि बाकी लाइफ जो है वो भी अफेक्ट ना हो। ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना